ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं समझ में आएगा तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, उनकी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी। वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, वो समझ में नहीं आएगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अभी हम लोग को वही समझना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में होता क्या है। उसके लिए हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने एक रिजिड सपोर्ट लिया है। उस रिजिड सपोर्ट पे एक साइड मैंने स्केल लिया है और स्केल को फिक्स करके रखा है, स्केल को ग्राउंड से फिक्स करके रखा है। स्केल के ऊपर भी एक स्केल लिया है मैंने, जिसको मैं वर्नियर स्केल बोल रहा हूँ। वर्नियर स्केल का हेल्प हम लोग करते हैं बहुत स्मॉलेस्ट रीडिंग लेने के लिए। मतलब समझो, अगर मैं आप लोग को एक नॉर्मल स्केल की बात करूं, जो अपना मीटर स्केल होता है, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा काउंट। तो आप लोग मुझे बोलोगे सर 1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 1 मिलीमीटर, मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। वर्नियर स्केल क्या करेगा, मुझे उससे भी छोटी रीडिंग दे देगा। मतलब कितना देगा? 0.1 mm का दे देगा। 0.1 mm मतलब 1 × 10⁻⁴। इतना छोटा रीडिंग देता है मुझे, इतना छोटा। तो मैं वर्नियर स्केल पे एक और वर्नियर स्केल रख दूंगा, इससे मुझे और एक छोटा मिल जाएगा, मतलब 0.001। ओके, 0.01 इतना छोटा मुझे दे देगा। mm में देता है सब, mm में। तो इतना छोटा रीडिंग मुझे ये दे देगा। अब फायदा सुनो क्या होगा। अगर इनिशियली सपोज करो, इनिशियली ये आपका वायर है, ठीक है, मैंने सपोज करो इसको 0 पे सेट करके रखा है, इतना ही सेट करके रखा है 0 पे, या फिर इसको और बढ़ा लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो मैंने पहले एक रीडिंग देख लिया कि ये रीडिंग कितना है। अब जैसे इसमें आप वेट लगाते जाओगे, यहाँ पे वेट रखते जाते हो आप लोग, ठीक है, धीरे धीरे वेट रखोगे। अब वेट रखने से ना ये वायर धीरे धीरे नीचे आएगा, तो ये जो इनिशियल रीडिंग थी इससे धीरे धीरे नीचे आएगा। तो मुझे पता चल जाएगा वर्नियर स्केल पे कितना इलॉन्गेशन हो रहा है, उसकी हेल्प से मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ वो सुनोगे आप, ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं स्ट्रेस निकालने वाला हूँ, क्या निकालने वाला हूँ? स्ट्रेस। और यहाँ पे निकालने वाला हूँ मैं स्ट्रेन। अब ध्यान से सुनो, स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। स्ट्रेस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? फोर्स अपॉन एरिया ना, फोर्स और एरिया चाहिए। तो मैं काम करूँगा, फोर्स को बोलते हैं वेट और एरिया मतलब, तो एरिया मुझे मालूम है इस वायर का एरिया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे धीरे धीरे क्या करूँगा, वेट बढ़ाते जाऊँगा। देखो एक वेट लूंगा, अगर मैं सपोज करो एक वेट लिया, एरिया तो सेम रखा है, एक वेट के लिए एक बार स्ट्रेस आ जाएगा, क्योंकि वेट अपॉन एरिया ही क्या होगा, कितना वेट मैंने इस पे रखा, और उसका एरिया, उसको डिवाइड कर लूंगा तो मुझे स्ट्रेस आ जाएगा। और ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, जैसे इनिशियल लेंथ है इसका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट रखने से इसका लेंथ बड़ा अज्यूम करता हूँ 10⁻⁵ मीटर, मतलब बहुत कम लेंथ है, आपको तो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे रीडिंग दे देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रेस आ गया तो मुझे इससे स्ट्रेन भी आ जाएगा पहली रीडिंग, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल 10 था, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो स्ट्रेन आ जाएगा। फिर सेकंड रीडिंग लूंगा, सेकंड और वेट बढ़ाऊंगा, रीडिंग लूंगा, वेट से आ जाएगा सेकंड स्ट्रेन, सेकंड स्ट्रेस आ जाएगा, उसके बाद स्ट्रेन आ जाएगा उसके कंपेयर में, ठीक है। ऐसे स्ट्रेन निकालते जाऊंगा और फिर ग्राफ को प्लॉट करूंगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना ग्राफ का मतलब। आप अगर 1 kg लगाते हो, 1 kg, तो 1 kg के हिसाब से ये अपना वायर, यहाँ पे वायर रखा है मैंने, ये वायर का ओरिजिन दिखाया है। आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, तो ये अपना लेंथ बढ़ेगा। आप स्ट्रेस बढ़ाओगे, ये भी अपना लेंथ बढ़ा देगा, ठीक है। तो याद ये रखना है, स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट मैंने समझाया था क्या होता है, कि एक पर्टिकुलर लिमिट होती है वायर की, उससे ज्यादा वेट कैरी नहीं कर पाएगा वो वायर, कैरी नहीं कर पाएगा। तो सर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसका टूटने का प्रोसेस चालू हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब ऐसा एक ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा।
ये स्ट्रेट लाइन है, स्केल से स्ट्रेट आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। मतलब समझो अभी इसका मतलब क्या है, आप लोग ने इतना स्ट्रेस बढ़ाया, इतना स्ट्रेन बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ गया, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। कहां तक होता है? यहां तक। मतलब अगर मैं इसको ओरिजिन ए मान लूं और इसको ए पॉइंट मान लूं, ओ से लेके ए तक, ओ टू ए, ओ से ए तक, ए तक, ये कौन सा लॉ फॉलो करता है? हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ फॉलो करता है। और ये इलास्टिक लिमिट के अंदर भी है। सर मुझे कैसे पता चलेगा ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते हैं ना, स्ट्रेन बढ़ता है, मतलब इसका लेंथ बढ़ता है। तो इसके बाद जितना भी मैंने वेट रखा था पैन के ऊपर, ये आपका पैन है, इसमें से वेट निकाल लो। जब इसमें से वेट निकाल लोगे, ये वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अगर वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो मैं बोलूंगा कि वो विद इन द इलास्टिक लिमिट है, वायर अपनी इलास्टिक लिमिट में है। तो अभी फिलहाल के लिए ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक हुक्स लॉ भी फॉलो कर रहा है और इलास्टिक लिमिट में भी है, इलास्टिक लिमिट इसमें भी है, इसमें भी है। अब एक टाइम के बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, ये ग्राफ ना थोड़ा सा यहाँ से कर्व हो जाता है, ऐसा, ये स्ट्रेट जाते 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 थोड़ा सा ऐसा कर्व हो जाता है, थोड़ा सा कर्व हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से कर्व हो गया। अब कर्व होने से मुझे क्या पता चला सर, कर्व होने से मुझे क्या पता चला, ध्यान से देखोगे, इतना सा स्ट्रेस दिया, ये यहां इतना सा स्ट्रेस देने पे स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस थोड़ा सा ही दे रहा हूं पर स्ट्रेन ज्यादा हो जा रहा है, स्ट्रेस थोड़ा सा ही दिया पर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया। तो क्या अब ये हुक लॉ फॉलो कर रहा है? इस पॉइंट को सपोज करो मैंने बोल दिया बी, सो ए से लेके बी के बीच में, ए से लेके बी के बीच में हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है क्या? हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, पर इलास्टिक लिमिट की बात करेंगे अभी हम लोग। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या? जब वायर यहां तक आ गया, आप लोग ने क्या किया, स्ट्रेस को जीरो कर दिया, तो ये वायर देखता मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, वापस वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, इसका मतलब ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है। इसके बाद देखता हूं इसका ग्राफ थोड़ा ना ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, इसका मतलब समझो। मैं पॉइंट बी को ना, पॉइंट बी को मैं यील्ड पॉइंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? यील्ड पॉइंट। सर यील्ड पॉइंट क्या है? यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, अच्छा यील्ड पॉइंट का मतलब है ना, यील्ड वर्ड का मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे क्रॉप्स की यील्डिंग होती है, मतलब क्रॉप्स की उत्पादन बोलते हैं हिंदी में, और क्या होता है, क्रॉप्स हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे यील्ड का मतलब है हार मान जाना, क्विट कर लेना, समर्पण कर देना। मतलब क्या समझो इसका मतलब समझो। इसके बाद मैंने स्ट्रेस थोड़ा सा ही बढ़ाया, ध्यान से देखोगे ना, अगर आप लोग देखो इतना सा स्ट्रेस बढ़ा, ध्यान से देखो स्ट्रेस कितना बढ़ा है, बहुत छोटू सा बढ़ाया, पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए स्ट्रेन देखो, इतने से स्ट्रेस के लिए इतना स्ट्रेन बढ़ गया। थोड़ा सा ही वेट ऐड, थोड़ा सा वेट पुट ऑन करोगे, स्ट्रेन बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इलॉन्गेट हो जा रहा है, बहुत ज्यादा इलॉन्गेट हो जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के लिए पॉइंट सी अज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट बी अपना यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट का मतलब है समर्पण ना, जैसे यील्ड पॉइंट के आगे आप क्या करोगे, स्ट्रेस बढ़ाओगे ना, स्ट्रेन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा, मतलब वायर ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब इसके बाद आप लोग वेट को कम करोगे, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता, वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। सर ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा तो कहां जाएगा? तो हम लोग ने इस ग्राफ को क्या किया, बैक ट्रेस किया, बैक ट्रेस करके देखा, अब ओरिजिन नहीं, ये नहीं है, ये है। मतलब पहले जो वायर ऐसा दिख रहा था आपको, अब थोड़ा सा वायर में क्या आ गया, इलॉन्गेशन आ गया। क्या आ गया? इलॉन्गेशन। तो ध्यान से सुनना, अभी आप लोग वायर का एक नेक फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है? नेक। आप लोग मालूम है नेक क्या होता है? मैं दिखाता हूं आप लोग को। ये वायर पहले ऐसा था, ऐसे अज्यूम कर लो, ये ऐसा था, आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा है। जब आपने इसको यील्ड पॉइंट के भी क्रॉस करा दिया, आप इसको यील्ड पॉइंट के भी पार करा देते हो, तब ये वायर ना थोड़ा सा इलॉन्गेट हो जाएगा, ऐसा।
अपने ओरिजिनल पोजीशन से बढ़ गया। और क्या फर्क आया, और क्या फर्क आया, यहाँ पे एक नेक फॉर्म हो जाता है, ये यहाँ पे ऐसे नेक फॉर्म हो जाता है। तो यही नेक से ना ये टूटने लगेगा धीरे धीरे अगर वेट बढ़ाओगे तो, ठीक है। यहाँ पे एक नेक फॉर्म हो गया, याद रखना नेक फॉर्म हो जाता है यील्ड पॉइंट के बाद अगर वेट बढ़ाने लगते हो तो, जैसे वेट पुट ऑन करने लगोगे उसके बाद ऐसा होने लगता है, ठीक है। इसके बाद आप धीरे 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 वापस से कंटिन्यूअसली इसमें वेट बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो। वेट आप इसमें क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि चलो भाई और वेट इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज करने से और आपका क्या हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है। अब इसके पहले मैंने बोला कि यील्ड पॉइंट तक तो सब ठीक था, यील्ड पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ना हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, ना लिमिट के अंदर है, ना हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है और ना ही इलास्टिक लिमिट के अंदर है, नेक फॉर्म हो चुका है। ये O से O डैश पे आ चुका है, ये आपका O है ना, ये O से O डैश पे आ गया है। O डैश को क्या बोलते हैं, या फिर मैं बात करूं B से C के बीच में क्या हो रहा है, B से C के बीच में क्या हो रहा है, हुक्स लॉ भी फॉलो नहीं कर रहा है, इलास्टिक लिमिट के भी अंदर नहीं है। और इस O डैश को याद रखेंगे, परमानेंट सेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट, परमानेंट सेट। ये वायर ने अपने आप को परमानेंटली सेट कर लिया, अब इसके और छोटा नहीं होऊंगा मैं। तुमने मेरी क्या क्रॉस कर दी, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे वेट बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, इस पॉइंट को D बोल देता हूं, इस पॉइंट को E बोल देता हूं। पॉइंट D को हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। और पॉइंट E को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेन। अभी ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेन क्या होता है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, अज्यूम करते हैं ये एक वायर है। आपने क्या किया, इसमें वेट पुट ऑन करते गए, ये एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। 8 kg पे भी एक्सटेंड हो रहा था, 9 kg पे भी एक्सटेंड हो रहा था, 10 kg पे भी एक्सटेंड हो रहा था। जैसे 10 kg रखा ना, 10 kg रखा, ये देख रहा हूँ इलांगेट होते जा रहा है, एकदम पतला हो गया, मुझे पता चल गया भाई टूटने वाला है। ब्रेकिंग स्ट्रेस एक ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस है जिस वजह से इसका टूटने का प्रोसेस चालू हो जाता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, आपने रख दिया 10, अब ये टूटने ही वाला है, बस टूटने ही वाला है, तो आपको लगा अच्छा ये वायर टूटने वाला है, वेट कम करो, यहां तक आपने स्ट्रेस दे दिया था, आपको पता चल गया अब ये टूटने वाला है, अब इसको कम करो, आप कम कर रहे हो, ये फिर भी नहीं रुक रहा है, आप कम कर रहे हो, ये फिर भी नहीं रुक रहा है, फिर इस पॉइंट पे आके टूट जाता है। मतलब 10 किलो आपने जैसे रखा 10 kg, ये टूटने की कगार पे आ गया, ये पॉइंट पे आ गया, टूटने वाला है, आपने बोला नहीं टूटना चाहिए, 10 से 9 kg किया, देख रहा हूं अभी भी ये नहीं रुक रहा है, 9 से 8 kg किया, अभी भी नहीं रुक रहा है, ये जैसे 7 kg किया, टूट गया। ब्रेकिंग स्ट्रेस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप वायर का जो ब्रेक होने का प्रोसेस है स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी वेट को कम भी करते जाओगे, इसका प्रोसेस बंद नहीं होगा और अल्टीमेटली उससे भी कम स्ट्रेस में ये अपने आप को ब्रेक कर लेगा और ये वायर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होते हैं जितने भी कंस्ट्रक्शन साइड है। इवन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। जो आपकी लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट को जिस चीज से कैरी करते हैं, जो लिफ्ट है आपकी सपोज करो, ठीक है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट को मैं यहाँ पे पुली होती है, पुली से बांध के रखता हूँ। तो जो वायर यूज होती है, ये वायर में मुझे मालूम होना चाहिए इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कहाँ है, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, स्ट्रेन की बोला, सॉरी माय बैड, आई एम सॉरी, ब्रेकिंग पॉइंट। मुझे पता होना चाहिए इस वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, ब्रेकिंग पॉइंट कितना है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच इट कैन होल्ड, इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा भाई, इधर तक लेके आ गया, अब टूटने का प्रोसेस चालू कर दिया आपने। तो लिफ्ट के अंदर ना आपके ना मैक्सिमम लिमिट लिखी होती है, क्या लिमिट लिखी होती है, 500 kg, 300 kg, 700 kg, 1000 kg, वो सब क्या है, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस है क्या, हाँ अज्यूम कर सकते हो ब्रेकिंग स्ट्रेस है। पर क्योंकि
ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक वायर में बोलता है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है 100 kg, कितना है 100 kg, मतलब ये वायर है 100 kg पे टूटने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इंडिया में हम लोग क्या करेंगे, जब लिफ्ट बनाएंगे ना, तो इस वायर का जो भी मैं ब्रेकिंग स्ट्रेस लूंगा, मुझे पता चल गया इसका 100 kg है, मैं हमेशा इससे 5 टाइम्स ज़्यादा लूंगा। मतलब अगर ये 100 kg पे टूट जाएगा ना, मैं वायर ऐसा बनाऊंगा जो 100 kg पे ना टूटे। कितने पे टूटेगा वो, 500 kg पे टूटेगा। इसलिए मैं ये वायर का ना एरिया बढ़ा देता हूँ। एरिया बढ़ाने से क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस कम हो जाएगा। सोचो ना, नॉर्मली स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जितना इंक्रीज करते जाओगे स्ट्रेस उतना कम होते जाएगा। तो मैं इसको उतना मोटा बना दूंगा, तो उसको जितना थिक रखोगे ना, ठीक रखोगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये इसको ना सेफ्टी नॉर्म्स बोलते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। चाइना में 5 टाइम्स है, हमारे यहाँ पे शायद से 6 टाइम है। मतलब अगर सपोज करो आपके लिफ्ट में लिखा है कि ये 1000 kg तक बेयर कर सकता है, उठा सकता है, इसका मतलब 1000 तक नहीं उठा सकता, वो 6000 तक उठा सकता है। जो आपका ये वायर होता है, जो वायर होता है 6000 तक उठा सकता है, पर मैंने 1000 तक क्यों रखा है, सेफ्टी लिमिट है मेनली। मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सेफ्टी नॉर्म्स को 6 टाइम्स ज़्यादा रखा है। अमेरिका में शायद से 8 टाइम्स या 10 टाइम्स है। तो ये अलग अलग कंट्री के सेफ्टी नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, याद रखना है हमेशा ये आपको। ये जो यील्ड पॉइंट की बात आप कर रहे हो ना, आपने देखा रहेगा जो पुरानी स्कूटी हो जाती है, स्कूटी जब बहुत पुरानी हो जाती है उसमें से आवाज़ आने लगती है, आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ क्यों आ रही है, स्कूटी जो 110, 105, 100 kg के आसपास होती है, उसका अभी जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसके मेटल से ही तो बने, ठीक है। वो मेटल भी क्या करेगा, एक मेटल पे आप सामान रखते हो, लोड को क्या कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, उसका भी तो लिमिट है। अगर उसका लिमिट है 150 kg और आप उस पर 200 kg रख रहे हो, क्या रख रहे हो 200 kg, मैंने बोला 150 kg रख सकते हो आराम से, तो शायद से वो यील्ड पॉइंट तक बात कर रहा होगा। आपके यील्ड पॉइंट बता दिया 150 kg आप रख सकते हो। जैसे आप 200 kg रखते हो, यील्ड पॉइंट क्रॉस कर लेते हो। अब यील्ड पॉइंट क्रॉस करने से क्या होता है, यील्ड पॉइंट क्रॉस करने से क्या होगा, जैसे आप 200 kg रखोगे वो बेयर तो कर लेगा, पर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं नट और बोल्ट की बात कर रहा हूँ, जिसकी हेल्प से आपकी स्कूटी क्या होती है, नट और बोल्ट की हेल्प से। तो उसको मैं क्या करता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ ना, नट और बोल्ट की वजह से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप वेट ज्यादा रखोगे, नट ऐसे खींच जाता है, नट ऐसे। सर यील्ड पॉइंट पे नहीं खींच रहा था, यील्ड पॉइंट पे एक्सटेंड नहीं हो रहा था, पर यील्ड पॉइंट पे जैसे मैं वेट हटा देता हूँ वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। पर यील्ड पॉइंट के बाद आपने 200 kg रखा, 200 kg रखने से की वजह से क्या हो रहा है, वो यील्ड पॉइंट क्रॉस कर चुका है। तो जो ऐसे था आपका नट बोल्ट, अब वो ऐसे आ गया है, वो वापस तो जाएगा पर ओरिजिनली पूरा अंदर नहीं जाएगा, तो इतना स्पेस बच जाएगा। तो जब आपकी गाड़ी बम्पर के ऊपर से पास होगी ना, तब ये पार्ट ना ऐसे इस पे लगेगा, मतलब ये पार्ट इस पे से लगेगा, ये ऐसे नट बोल्ट का ये ऐसे लगेगा और फिर आवाज आने लगती है। समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझा? तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है। इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं, पॉइजन रेशियो, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। ओके, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, खाली इसको लिखना है आप लोग को और कुछ नहीं करना है।